नाज़रीन, आपका खैर मकदम करते हैं हम KTV उर्दू के आज के शुमारे में। मोहतरम, आपको बताते हैं कि गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में हमने बात की थी कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद यहाँ ज़िंदगी क्यों मफलूज हुई और इस मफलूज होने के पीछे क्या क्या मुहर्रिकात कार फरमा थे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कुछ सरकार की तरफ से ऐसे फैसले लिए गए जिन फैसलों के चलते अचानक 5 अगस्त के बाद यहाँ सयाहत का शोबा जो था मुकम्मल तरीके पर ये कह सकते हैं कि ठप होकर के रह गया और इस तरह से उस वक्त चल रही अमरनाथ यात्रा को लेकर के सरकार ने फौरी तौर पर एक हुक्म जारी किया, जिस हुक्मनामे में उन्होंने ये कहा कि जितने भी यात्री या सयाह लोग, चाहे वो मुल्की हैं या गैर मुल्की, फौरी तौर पर अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन अचानक के इस लॉकडाउन ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए न सिर्फ एक हैरत अंगेज सबब पैदा कर दिया, बल्कि यूं लगा कि जैसे लोगों ने अपने रिज़्क को अपने सामने सजा के रखा था और यकलख्त उनके हाथों से ये रोजी छिनती चली गई। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 5 माह तक यहां पर मोबाइल सर्विसेज भी धीरे धीरे खुलती रही, बंद होती रही और यूं कहते 3 महीने तक मोबाइल सर्विसेज भी मुकम्मल मुअत्तल होकर के रह गई। आपने देखा होगा कि 370 को रिवोक किया गया और उसके साथ साथ 35A का भी खात्मा हो गया। और साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर जहां अब लोगों को यह उम्मीद थी, जैसा कि वजीर आजम ने अपने कई बयानात में कहा था कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को सही तरक्की से रोशनास कराया जाएगा और लोगों को ऐसा लगा था कि शायद अब एक ऐसी सरकार मुर्द वजूद आएगी या कुछ ऐसे लोग पॉलिसीज लेकर के आएंगे जिससे सही मानों में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि सयाह भी लौट के वापस आएंगे और इसके साथ साथ यहां के जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता ट्रेड्स हैं वो दोबारा अपनी पटरी पर लौट आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इसके पीछे न तो किसी सरकार का हाथ रहा, न यहां पर बदअमनी की कोई वजह रही, बल्कि यह कह सकते हैं कि अचानक वुहान के शहर से फूटे कोरोना वायरस ने यहां के लोगों का ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में रहने वाले हर शख्स के लिए जिंदगी गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया। आपको नाज़रीन बताते हैं कि आज हमारा यह प्रोग्राम किसी शोरूम के अंदर करने के पीछे क्या मौजब हो सकता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हम आज बरह रास्त एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसे आप ये कह सकते हैं कि शोरा आफाक गुलमर्ग के सड़क पे आपने देखा होगा कि कई एक ऐसे बड़े शोरूम बने हुए हैं जहां पर सैकड़ों बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां ना होने की वजह से रोजगार की तलाश में इन शोरूम तक आते थे और यहां पर इनको रोजगार भी मिल जाता था और इज्जत की रोजी रोटी भी कमा लेते थे। लेकिन अचानक के जो कोविड-19 के बीच में सरकार ने लॉकडाउन करने का फैसला किया पूरे मुल्क के अंदर, तो उससे न सिर्फ जिंदगी का पहिया जाम हुआ बल्कि सयाहती शोबा बुरी तरह से मुतासिर होकर के रह गया। अगर सयाहत पर हमने KTV उर्दू के जरिए बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन किसी जगह जाकर के लोगों के बीच में बात करने में जो मजा है वो आपको सिर्फ फिल्में दिखाने में नहीं हो सकता है। इस हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना आज बात की जाए ताल ठोक के, और इस हवाले से हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि जिस शोरूम में मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां पर तकरीबन 35 से 40 मुलाजमीन नॉर्मल हालात में काम किया करते थे, लेकिन आज जब KTV उर्दू की टीम यहां पे पहुंची तो यहां पे हमें बंद ताले खुलवाने पड़े और साहिब मालिक से इजाजत लेकर के शटर उठवा करके अंदर आना पड़ा, जबकि ये इनकी प्राइवेसी है, अंदर हमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन चूंकि इसके साथ कई लोगों का रोजगार जुड़ा है और जिस शोरूम के अंदर हम हैं यहां पर हमने देखा कि करोड़ों का माल जो है वो यहां पर ऐसे ही ढेर पड़ा हुआ है और उस माल के ऊपर पर्दे चढ़ा दिए गए हैं ताकि गर्द आलूद ना हो जाएं। और इस तरह से 5 माह से मुकम्मल तरीके पर कोविड के बीच में और फिर 5 अगस्त के लॉकडाउन के बीच में अगर कुल मिलाकर के देखते हैं 10 महीनों के वक्फे में अभी तक यहां पर किसी का रोजगार चलने का कोई भी सबब नजर नहीं आता। अगरचे सरकार ने लॉकडाउन में बहुत सारी नरमियां देने की कोशिशें की और इस तरह से यह भी वादे कर दिए कि अब जिंदगी को दोबारा पहिए पर लाने के लिए कुछ नई तरमीम के साथ कई लोगों को चलने फिरने की इजाजत होगी, लेकिन यह भी देखने को मिल रहा है कि जब तक सयाहती शोबा दोबारा वापस लौट के नहीं आता, और सबसे बड़ी बात जैसा मैंने अभी परसों के प्रोग्राम में यही कहा था कि अमरनाथ यात्रा को जिस अंदाज में सरकार ने मुकम्मल तरीके पर रोक दिया, यह एक अच्छा सीजन होता था यहां के हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस को आगे
बढ़ाने के लिए। इसके साथ सिर्फ एक हैंडीक्राफ्ट नहीं जुड़ा है नाज़रीन, पहले आपको एक चीज की वजाहत किए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो बादशाह के दौर से लेकर के आज तक जितनी भी दस्तकारी की मसनूआत हैं मुगल दौर से आज तक, वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनाई और इस तरह से कश्मीर के कल्चर में ये चीजें रच बस गई। और यहां के नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ लिख करके डिग्री याफ्ता होकर के एक पैसा भी किसी सरकारी सेक्टर से नहीं कमा सकते, घरों के अंदर बैठ करके कालीन बाफी, शाल बाफी और मसनद नशीनी के साथ साथ दीगर जो मसनूआत हैं उनको तैयार करने में अपनी दिन रात और आंखों की रोशनी एक कर देते हैं। बिजली की बहुत कमी रहती है, अक्सर वो घरों के अंदर ये कह सकते हैं कि लकड़ियां जला करके भी रोशनी करते हैं, लेकिन अपना पापी पेट भरने के लिए उन्हें पूरी पूरी रात भर करके आंखों की जलन को झेल करके भी जिंदगी के पहिए को इसलिए चलाना पड़ता था कि उनके हाथ की ये कारीगरी जो सऊदी अरबिया से लेकर के दुबई से लेकर के दुनिया के हर एक मारूफ मुल्क के अंदर न सिर्फ काफी मारूफ और मशहूर है, लेकिन अगर भारत के अंदर भी देखें तो बैरून ममालिक से आने वाले जितने भी सयाह लोग हैं, चाहे गोवा के अंदर आते हैं, बेंगलोर के अंदर आते हैं, दिल्ली मुंबई के अंदर आते हैं या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आते हैं, जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स की किसी चीज को ना खरीदे ये कभी हो ही नहीं सकता। और इस सन्नत के साथ अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब हम एक शोरूम की बात करते हैं तो 250 अफराद एक शोरूम के साथ मुंसलिक होते हैं। आप पूछेंगे कैसे? अगर एक घर के अंदर 5 या 6 लोग रहते हैं और उनका सिंगल कमाऊ फर्द जो होता है वो इस शोरूम में काम करता था तो वो अपने 10 लोगों को चलाता था या 8 लोगों को चलाता था, और इस तरह से एक तो बेरोजगारी से बचता था और उसके साथ साथ उसके घर की जरूरियात भी पूरी हो जाती थी। लेकिन जब कोविड-19 ने डेरा डाला तो इन लोगों की रोजी रोटी भी पूरी तरह से मारी गई। मालिकान अपनी तरफ से चाहते हैं कि आधी या निसफ से ज्यादा तनख्वाह दे करके इनको किसी तरीके से इन मुश्किल हालात में चलाया जाए, लेकिन क्या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई पैकेज आ सकता है जो इनको रिहैबिलिटेट कर सके? मैंने यहां पर कुछ बच्चों से बात की थी जो काफी पढ़े लिखे हैं और यहां पर इस वक्त एक हिसाब से चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन कहने की बात यह है कि वो इस बात को कैमरा के सामने कहने से हिचकिचा रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन किसी लेबर एक्ट के तहत, किसी लेबर कानून के तहत किसी लेबर ऑफिसर के पास दर्ज नहीं होती हैं, लेबर डिपार्टमेंट में दर्ज नहीं होती हैं। ये तो यही शोरूम्स के मालिकान हैं जो हमें चला रहे हैं। अगर हम लेबर रजिस्ट्रेशन लेकर के बैठ भी जाएं तो हमें भला पूछेगा कौन? अब सवाल ये पैदा होता है, जहां सरकार इस वक्त प्लान बनाने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज को मुरत्तब दे रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे नौजवान बच्चे जो ऐसे शोरूम्स के अंदर, जो घरों के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, जो घरों के अंदर शाल बाफी, कालीन बाफी और दीगर मसनूआत को बनाने में मसरूफ़ अमल रहते थे, क्या उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि आने वाले 2 या 4 माह बाद अगर हालात मामूल पे आ जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं लगता, यह भी अंदिया मिल रहा है कि अभी 5 से 6 माह तक शायद पूरी दुनिया की कोई भी तरक्की याफ्ता कौम कोविड-19 के किसी इलाज को सामने लेके आए दिखता तो नहीं है। क्या 1 या 2 साल की जिंदगी जो कोविड के बीच में हमें जीने होगी, उसमें हम अपने बच्चों को एक मुस्तकबल दे सकेंगे? और कुछ इस तरह की प्रिकॉशंस भी अब लोगों को लेनी होंगी कि कोविड-19 के बाद जो बेरोजगारी का सिलसिला चला, इसमें अब क्राइम्स भी बढ़ सकते हैं और क्राइम्स की हद यह हो सकती है, जैसे आपने यूएसए में देखा कि गुज़श्ता दिनों वहां पे आपसी तजादात के बीच में जब लॉकडाउन में थोड़ी नरमी मिली तो वहां की मुहज़्ज़िब कौम ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे दुकानों से लूट लिए, मोबाइल तक लूट लिए और इस तरह से लूट मचाई कि पूरी दुनिया का मीडिया दिखाता गया, लेकिन उनको कोई पूछ नहीं पाया। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की ये खूबसूरत वादी जो सूफी सन्नतों की सरजमीन है, जहां के बच्चों ने हमेशा ही प्यार मोहब्बत और रवादारी के जज्बे को लेकर के बाहर से आने वाले सयाहों को सर आंखों पर बिठाया और दर्द और तकलीफ में उनके साथ अस्पतालों में पूरी रातें गुजारी, और जब उन्हें लगा कि होटल या सड़कों पर कहीं पर राब्ते बंद हैं तो अपने घरों में लेकर के गए और मीडिया पब्लिसिटी के लिए कभी भी इन चीज़ों को अपने मोबाइल्स के जरिए या दीगर चीज़ों के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाया।
अगर दिल में इतने खूबसूरत जज्बे हैं तो क्या ऐसे लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार इस वक्त कोई बेहतर मंसूबा लेकर के आ सकती है या नहीं? सवाल फिलहाल यहां पर आकर के टिकेगा। आपको यह भी बताए देते हैं कि हमारे जो साथ में इस वक्त ये ड्रेसेस आप देख रहे हैं, जो ये शॉल लगे हुए हैं या दीगर मसनूआत हैं, कालीन लगे हुए हैं, तो ये खुद ब खुद नहीं बनते। यहां बनाने के लिए धागे का रंग किया जाता है, उस धागे को बाद में बाजार में बेचा जाता है। उसके बाद जब आप किसी से कोई फर्द, जिसको कश्मीरी में आप कहते हैं या शाल कहते हैं, जब उस पर कढ़ाई बुनाई होती है तो उसके बाद उसे ड्राई क्लीन के लिए भेजा जाता है, कलर के लिए भेजा जाता है, इसके डिजाइनर्स अलग होते हैं। उसके बाद तकरीबन 20 मरहलों से निकल करके यही शॉल जब बाजार में पहुंचती है तो अपनी मिसाल आप बन के रह जाती है। और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कोई 1 2 3 नहीं होते, बल्कि ये कह सकते हैं कि एक लंबी चेन होती है। इस चेन के साथ जुड़े हुए इस वक्त सभी लोग इस आस में बैठे हैं कि मरकजी सरकार फौरी तौर पर उनकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से कोई संजीदा प्रोग्राम लेकर के आए ताकि वो भी अपनी जिंदगी को इज्जत से गुजार सकें। जैसा कि इस वक्त आप ये भी जानते हैं कि बैरून ममालिक में काम करने वाले और ओमान से लेकर के बड़े बड़े मुल्कों ने अपने शहरों के अंदर से गैर ममालिक से आए लोग, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, नौकरियों से उन्हें निकाल दिया है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर वसाइल इतने हैं और इसके साथ साथ लाखों लोग ऐसे हैं जो सयाहत पर यहां पर आना चाहते हैं, बेहतर यह होगा कि सरकार एक मंसूबा बंद तरीके से सयाहत के शोबे को फरोग देने के लिए कुछ इस तरह के पैकेज बनाए जिसमें न सही कि एक ही बार हजारों सयाह कश्मीर आए, बल्कि ट्रायल बेसिस पे 150 करके इस तरह से ग्रुप्स को लाया जाए जिनको बेहतर SOPs को फॉलो करते हुए न सिर्फ कश्मीर घुमाया जाए, बल्कि उसके साथ साथ जब वो कश्मीरियों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, इन शोरूम्स के अंदर आएंगे, बाकी जगहों पे जाएंगे, जो हमारी ड्राई फ्रूट की सन्नत है, जो मेवा सन्नत है, जब ऐसे लोगों से मिलेंगे तो जाहिरी तौर पर इनकी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा शुरू हो जाएगा। और इस तरह से न सिर्फ ये दीगर जराइम और दिमागी उन अफरा तफरियों से बचेंगे जिनको लेकर के खुदा ना खास्ता लोग बहक भी सकते हैं और कई गलत इकदाम भी उठा सकते हैं। फिलहाल KTV की आज के इस शुमारे में हमने जितना आपको दिखाया, जितना आपको समझा सके, हो सकता है कि हमारे नाजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो इसे कोई वन साइडेड समझते होंगे, लेकिन आपको अपनी स्क्रीन पर एक चीज चलते चलते दिखाई देते हैं, वो ये कि हमने अभी जब इस शोरूम की थोड़ी फिल्म उठाई थी तो इस फिल्म के दौरान मेरी नजर अचानक कैमरा पर पड़ी और मैंने देखा कि कैमरा की जद में अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों के फोटोग्राफ यहां पर लगे हुए देखे, और वो भी शोरूम के मालिकान और दीगर अमले के साथ, और उसके साथ साथ कुछ दीगर हस्तियों के भी। अगर ऐसे लोग जिन्हें आप सुपर स्टार कहते हैं, अगर वैसे लोग भी तमन्ना किया करते थे कि हम इनके हुस्न इखलाक के लिए अपने आप को आयतन रखेंगे, एक ऐड छोटा सा बनाने के लिए अमिताभ बच्चन के लिए आप 10 करोड़ रुपए का खर्चा कर देते हैं और यही अमिताभ बच्चन यहां के शोरूम में कहीं पर सजे हुए हैं। अगर हम इतने खुलूस और प्यार बांटने वाले लोग हैं, जिस कश्मीर पर आकर के बॉलीवुड अरबों खरबों एक जमाने में खर्चा किया करता था, अचानक गायब होगा, क्या हमारे कश्मीर की खूबसूरती में कहीं पे कोई कमी आ गई? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम सरकार की इस बात को मान के चलें कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कब आएंगे? अब यह सवाल अपने आप में सवाल रहेगा जब तक अच्छे दिन सही मानों में लौट के आ जाएंगे, क्योंकि कोविड के बाद की जो जिंदगी होगी इसमें अब शायद हॉलीवुड बॉलीवुड को भी बाहर के मुल्कों में इस तरह से जमेले और जमघटे करने की इजाजत नहीं होगी। कश्मीर की वादियां काफी खूबसूरत हैं। मैं पूरी दुनिया में देख रहे इस प्रोग्राम के द्वारा लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर आइए, चाहे आपको फिल्म बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है या फिर घूमने के लिए आना है। कश्मीर से खूबसूरत जन्नत की अर्जी कोई दूसरी नहीं हो सकती। यहां आइए, यहां के लोगों को सहयोग दीजिए और उसके साथ ही आपको लगेगा कि सही मानों में जो वापसी में आपको प्यार मिलेगा, खुलूस मिलेगा, मदद मिलेगी और जो यहां की मेहमान नवाजी मिलेगी, शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिलती हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, इस उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम के लिए आपकी सजेशंस हमें जरूर आएंगी। आप चाहे टीवी चैनल पे हमारे प्रोग्राम को देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टा पे देखें, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिए और आपकी कीमती राय हमारे लिए निहायत ही अहम और मुफीद होगी, ताकि हम बेरोजगार हो रहे इन बच्चों की मदद के लिए कुछ कर सकें। हमारा मुद्दा और मकसद यही है। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए और आज के शुमारे से हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।